अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन को बड़ी डिटेल से स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन को कैसे हम सेलेक्टिवली परमेएबल कहते हैं, कैसे हम उसको डिफरेंशियली परमेएबल कहते हैं, और इसके अलावा हमने उसके अंदर डिफरेंट बैरियर्स के बारे में भी बात की थी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और दूसरे मॉडल्स की भी बात की थी। अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट पे आपको या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर कुछ फ्लूइड पाया जाता है। चूँकि साइटो का मतलब होता है सेल एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, तो ये जो फ्लूइड यहाँ पे पाया जाता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन टेक्निकली हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, ये न्यूक्लियस है सेल मेम्ब्रेन की, ये वाली जगह सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना भी मटेरियल पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो मैं लिख सकता हूं कि द मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन cell membrane and nuclear membrane is called as साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अलावा दो यहाँ पे और भी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो बिल्कुल साइटोप्लाज्म से मिलती जुलती हैं, ज़रा उनको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म और दूसरी हमारे पास होती है प्रोटोप्लास्ट। ये दो कंफ्यूजिंग टर्म, ज़रा इनको भी सीख लेते हैं। हमारे पास ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या होता है? The living part of the living part of the cell is called as protoplasm, या the living matter of the cell is called as protoplasm। लेकिन लोकेशन के एतबार से ये कहाँ पे वाक़ई है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है? ये साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक है, और अगर हम न्यूक्लियस को भी साथ में शामिल कर दें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को भी साथ शामिल कर दें, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दें, बाकी सेल के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जाता है, मतलब सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों, इनको शामिल कर दें, ये दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल का यही लिविंग हिस्सा है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। पास कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस वाला फ्लूइड है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, वो और साइटोप्लाज्म मतलब फिर भी एक हो जाता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा हमारे पास है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल में से अगर आप सेल वॉल निकाल दें, सेल वॉल बिल्कुल ऊपर से उधेड़ दें, बिल्कुल खींच दें, पील आउट कर दें, तो बाकी वाला जो स्ट्रक्चर बचता है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास सेल है, प्लांट सेल है, और ये उसके ऊपर जो है एक सेल वॉल है, नीचे जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और बाकी वाला मटेरियल प्रेजेंट है। अगर मैं इस प्लांट सेल से ये सेल वॉल बिल्कुल ही निकाल दूं, तो बाकी वाला जो मटेरियल बचेगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। और ये तकरीबन टर्म उन सेल्स के लिए बोली जाती है जिनके ऊपर पहले सेल वॉल हो और फिर उतार दी जाए। बहरहाल साइटोप्लाज्म को जब हमने स्टडी करना है तो हमने थोड़ा सा ये भी बता देना है कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। चूंकि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो इसलिए इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, द लिविंग पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म which
विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। तो बहरहाल हम साइटोप्लाज्म को जब स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या सारे का सारा यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल हर जगह पे एक जैसा होता है, हर कोने में हमें एक जैसा नज़र आएगा? तो जवाब है नहीं। हमारे पास साइटोप्लाज्म यहाँ पर जो करीब करीब सेल मेम्ब्रेन के करीब करीब होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, विस्कोसिटी के एतबार से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और यहाँ जो सेंटर की तरफ होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब वो वाला साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के ज़्यादा करीब है, दिस इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म। चूँकि ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये इसको हम एक्टो ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। एक्टोप्लाज्म वो प्लाज्म या वो फ्लूइड जो ऊपर ऊपर मौजूद है। दूसरा हमारे पास होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म, वाइल the cytoplasm which is nearest the cell membrane is called as ectoplasm। अब इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर ये जो हमारे पास होता है एंडोप्लाज्म, ये क्या होता है? ये लेस विस्कस होता है, ये इतना गाढ़ा नहीं होता, ये पतला होता है। ये क्या होता है? एंडोप्लाज्म लेस विस्कस होता है। जबकि ये क्या होता है? विस्कस होता है, और विस्कासिटी इतनी बढ़ जाती है तो हम इस हिस्से को जेल भी बोलते हैं। इस हिस्से को जेल, या इसका दूसरा नाम भी एक्टोप्लाज्म का इसी वजह से एक और नाम भी दिया जाता है, साइटोजेल। फेडरल की बुक के अंदर इसको साइटोजेल का नाम दिया गया है, तो ये साइटोजेल भी इसको हम पुकार सकते हैं। ये विस्कस है और जेल लाइक है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है लेस विस्कस है, ज़्यादा इसमें लिक्विड होता है, तो इसको साइटोसोल का नाम भी दिया जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो हम कह सकते हैं कि फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ है, या इसकी जगह आप कंपोजिशन ऑफ ये भी लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पर कुछ शुगर्स भी पाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी शुगर्स भी पाई जाती हैं, मोनोसैकेराइड्स वगैरह। इसके अलावा बड़े पॉलीसैकेराइड्स भी पाए जा सकते हैं, तो हम कहते हैं ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख देते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, आरएनए वगैरह ये भी पाए जा सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, एटीपीज, ये सब कुछ पाए जाते। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो मेन बातें हैं वो हमने बतानी है। मिनरल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, मिनरल्स, और साथ में वाटर ये इसके अंदर फिर भी हम कह सकते हैं कि ये और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें पाई जाती हैं। मेन चीज़ें ये हैं, तो हम कहते हैं कि मेन जो है ज़्यादा जो है वो वाटर पाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा साइटोप्लाज्म का एक कंपोनेंट है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन में? वो इनऑर्गेनिक पार्ट है, उसका नाम क्या है? वाटर है। तो वाटर जो है ये ज़्यादा, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है? ये 70% जो है पूरे साइटोप्लाज्म की बात करें, पूरे साइटोप्लाज्म 70% आपको वाटर मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट में से यहाँ पे अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, एटीपीज, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक है। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में पाया जाता है? तो वो हमारे पास प्रोटीन है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है,
और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा सॉल्युबल पार्ट कहलाता है, सॉल्युबल पार्ट, जबकि दूसरा हिस्सा जो हमारे पास होता है वो उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल पार्ट। इसके दो हिस्से हो गए। सॉल्युबल पार्ट ऐसे है जैसे आप चीनी और पानी का शरबत बना देते हैं और चीनी पानी में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती है। ये इनमें से कुछ मटेरियल ऐसा है जो पानी में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाता है। ज़्यादातर हमने कहा कि एंडोप्लाज्म जो है ये इसमें लिक्विड ज़्यादा है, ये लेस विस्कस है, तो इसको हम साइटोसोल कह सकते हैं कि ये हिस्सा क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। तो हम इसको डिफाइन क्या करेंगे कि द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल। इसको हम साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल के अंदर इट कंटेन्स 90% वाटर। आप कहेंगे कि सर अभी आपने कहा कि 70% वाटर पाया जाता है, अभी यहाँ पे 90% वाटर लिखा है। देखिए ये हम ओवरऑल साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ साइटोसोल की बात कर रहे हैं। तो साइटोसोल के अंदर 90% वाटर पाया जाता है और जो 10% मटेरियल बचता है साइटोसोल के अंदर वो क्या करता है, तो जो इसके अंदर 10% रिमेनिंग है, 10% रिमेनिंग्स ये क्या बनाती हैं, 10% रिमेनिंग दो किस्म के सॉल्यूशन बनाती हैं। दो किस्म के सॉल्यूशंस, एक हमारे पास वो सॉल्यूशंस जिनके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, आयंस वगैरह होती हैं छोटे छोटे और वो डिसॉल्व हो जाती हैं। और कौन सा सॉल्यूशन बनाती हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाती हैं। जबकि एक दूसरे सॉल्यूशन बनते हैं, अगर इसके अंदर देखें ना बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या और भी कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, तो वो जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है, जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस और मॉलिक्यूल से बड़े हों, तो उनको हम कोलाइडल उनसे बनने वाले सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हाँ, आयन और मॉलिक्यूल से ज़्यादा हों लेकिन फिर भी विजिबल ना हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। एक हमारे पास होता है सोल, जबकि दूसरा होता है जेल। तो जो हमारे पास सोल होता है ये लेस विस्कस होता है, लेस विस्कस होता है, जबकि जेल जो होता है ये क्या होता है, विस्कस होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि साइक्लासिस क्या होता है। साइक्लासिस व्हाट इज, ये हमने सीख लिया कि साइटोप्लाज्म के क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, एक सॉल्युबल पार्ट और दूसरा इनसॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट को साइटोसोल बोलते हैं जिसमें 90% वाटर होता है और 10% बाकी वाले ऐसे मॉलिक्यूल जो आयंस वगैरह होते हैं जो डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस बनाते हैं। वो सॉल्यूशन कौन से हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। छोटे मॉलिक्यूल जो ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे और बड़े मॉलिक्यूल कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। कोलाइडल की दो टाइप्स हैं, सोल और जेल। सोल जो होता है ये लेस विस्कस होता है, जबकि जेल जो होता है ये ज़्यादा विस्कस होता है, तभी तो हम इसको जेल बोलते हैं। इनसॉल्युबल पार्ट के अंदर ऑर्गेनेलीज आ जाती है जिनको हमने फर्दर दूसरे लेक्चर के अंदर हमने स्टडी करना है। यहाँ पे ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं जिनमें से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, एटसेट्रा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सब कुछ को हमने पढ़ना है। इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीख लिया कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पार्ट क्या होते हैं, एंडोप्लाज्म क्या होता है, एक्टोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म कंपोजिशन क्या होती है, इनऑर्गेनिक पार्ट्स कौन से ज़्यादा हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑर्गेनिक हैं तो वो उनमें से कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है। अब हम सीखते हैं कि व्हाट इज साइक्लासिस। साइक्लासिस को सीखते हैं। जब हम साइक्लासिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास
साइटोप्लाज्म जो है ये एक जगह पे स्टैटिक नहीं रहता, बल्कि ये मूव करता रहता है। जब मूव करता रहता है तो इस मूविंग प्रोसेस को हम साइक्लासिस बोलते हैं। जब ये मूव करता है तो इसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इस तरह मूव करते रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लासिस। तो हम कह सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइक्लासिस। या इसकी दूसरी डिफिनेशन भी है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, द एक्टिव मास मूवमेंट, द एक्टिव मास movement of cytoplasm is called as cyclosis, or cyclosis is also called as साइटोप्लाज्मिक, इसका दूसरा नाम भी है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्ट्रीम नदी को बोलते हैं, तो ये नदी की तरह ऐसे बह रही है, सर्कुलेट हो रही है, तो हम इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लासिस बोलते हैं। साइक्लासिस का फ़ायदा क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती हैं वो सेल के अंदर यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ख़ास किस्म के स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। यहाँ पर इस तरह एक अम्ब्रेला होता है, छतरी होती है, और वो ऐसे बिल्कुल जो है ऐसे हम ऊपर तान लेते हैं। दरअसल वो तो एक कपड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी छड़ियाँ लगी होती है जो उसको ऐसे बिखरा के रखती हैं। इसी तरह यहाँ पर भी सेल अगर इस तरह गोल है या किसी ख़ास शेप का है तो बिकॉज ऑफ दीज जो है स्ट्रैंड्स, और ये स्ट्रैंड जो है साइटोस्केलेटन कहलाती हैं। ये साइटोस्केलेटन जो कि प्रेजेंट है, जब ये मूव करता है तो साथ में पूरा साइटोप्लाज्म मूव करता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि साइटोप्लाज्म मूव क्यों करता है, तो बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। और हाँ, ये जो साइटोस्केलेटन है इट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन यूकैरियोट्स, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। फिर एक क्वेश्चन है, क्या ये यूकैरियोट्स के अंदर तो वाकई होगा, क्योंकि यहाँ पे साइटोस्केलेटन होता है, प्रोकैरियोट्स में फिर नहीं होगा। हाँ, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रू साइक्लासिस है वो एब्सेंट है, कोई साइक्लासिस नहीं है। तो यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास साइक्लासिस ये यूकैरियोट्स में होती है, पर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ट्रू जो एक साइक्लासिस है या साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो एब्सेंट है, क्योंकि उनके अंदर ये साइटोस्केलेटन नहीं। क्योंकि साइटोस्केलेटन की ये छड़ियाँ जो हैं ये जब ऐसे घूमती हैं तो साथ में पूरा साइटोप्लाज्म घूमता है। इसके बाद अमीबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि अमीबा जो होता है ये ऐसे मूव करता है। इसकी मूवमेंट कैसे होती है, यहाँ पर जो है इस तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं और ये स्ट्रैंड्स इसको मूव करवाती हैं। अब यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स पाँव, फीट, जूठे पाँव। क्या मतलब, जब ये मूव करता है इसके पास ना तो सिलिया है ना फ्लैजिला है, बल्कि यही स्ट्रक्चर हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये सब सूडोपोडिया हैं। ये ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं जिसकी मदद से ये ऐसे लुढ़कता है, ऐसे आगे की जानिब जाता है, और फिर ये जगह जो है ये सरफेस के ऊपर लगती है। लगते ही ये सूडोपोडिया ख़त्म, फिर से नया सूडोपोडिया इधर से बनेगा। फिर ये जब नीचे लगेगा तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कोई चीज़ जो है रबड़ की हो, बाहर की तरफ हम उसको धक्का देते हो, पीछे की जानिब नहीं चली जाती। इस तरह ये सूडोपोडिया भी पीछे की जानिब चला जाएगा और नया इधर से बनेगा। इस किस्म की मूवमेंट को कहते हैं अमीबाइड मूवमेंट। जितने भी हमारे पास सार्कोडाइंस या अमीबाइड्स प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर बिल्कुल ऐसी ही मूवमेंट पाई जाती है। इसको अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं। तो ये अमीबाइड मूवमेंट भी साइक्लासिस की मदद से, साइक्लासिस का एक न्यूट्रिएंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, दूसरा इसकी मदद से हमारे पास क्या होता है अमीबाइड मूवमेंट होती है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हम ओवरऑल फंक्शन स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म के। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का रोल क्या है।
फंक्शंस, किस चीज़ के फंक्शंस भाई? साइटोप्लाज्म के फंक्शन। चूंकि हम साइटोप्लाज्म को पढ़े हैं तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ सर्टेन केमिकल्स। नंबर 1, स्टोरेज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ये पहला इसका फंक्शन है। ये कौन से केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर रखता है? देखें यहां पे हमने देखा है न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड। अब देखें सेल के अंदर जब भी प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन के लिए न्यूक्लियस से डीएनए मैसेज भेजता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और जब वो राइबोसोम के पास पहुंचता है कि राइबोसोम इसको स्टडी करता है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनानी है, क्योंकि डीएनए में सारे कैरेक्टर मौजूद हैं। अब राइबोसोम प्रोटीन बनाना चाहता है, अमाइनो एसिड यहाँ पर मौजूद है साइटोप्लाज्म में, तो ये आसानी से इन अमाइनो एसिड को जोड़ता जाएगा और इधर से पढ़ता जाएगा कि कौन से अमाइनो एसिड चाहिए, तो उन अमाइनो एसिड को बुलाता जाएगा और यहाँ पे लगाता चला जाएगा। इसके अलावा इन अमाइनो एसिड को लेके आने वाला ट्रांसफर आरएनए होता है, तो ट्रांसफर आरएनए भी एक केमिकल है। तो हमारे पास ये सब ट्रांसफर आरएनए, चूंकि उसकी केमिकल कंपोजिशन है एडेनिन गुआनिन जो है वो इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस वगैरह मौजूद हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर स्टोर होते हैं और जब भी वक्त आता है ये काम आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक्ट करता है दूसरे नंबर पे, एक्ट एज ग्राउंड सब्सटेंस। जिस तरह आप ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, आपको एक पूरा माहौल मिल जाता है वहाँ पे अपनी एक्टिविटी करने का, इसी तरह सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, हमने पढ़ा है कि इनसॉल्युबल पार्ट के अंदर यहाँ पर क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होती हैं। दीज ऑर्गेनेलीज में बी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन। तो बहुत सारी हमारे पास ऑर्गेनेलीज हो सकती हैं, तो उन ऑर्गेनेलीज के लिए एक ग्राउंड मुहैया करता है और वहाँ पर हर एक ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हमारे पास इसका तीसरा फंक्शन भी है। वो तीसरा फंक्शन हमारे पास कौन सा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन, इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। इनमें जो रिएक्शंस हैं वो यहाँ पर कुछ भी होते हैं, सारे ऑर्गेनेलिज्म नहीं होते, बाज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसा कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर होता है। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस है। ये क्या होता है? इस ग्लाइकोलाइसिस में तो ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और कंपाउंड से। जब कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और कंपाउंड से, किसी और मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बने तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं और यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजीनोलाइसिस भी इधर ही होता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस भी इधर होता है। इसका क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। इससे ग्लूकोज भी बन सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन भी इधर ही हो रहे हैं। कौन कौन से आप मिसाल दे सकते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लास्ट हमारा फंक्शन है साइटोप्लाज्म का, लोकेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। यहीं पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो चौथा फंक्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास, लोकेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है और अभी हमने स्टडी किया है कि साइटोस्केलेटन की मदद से पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म मूव करेगा और इस मूवमेंट को हम साइक्लासिस बोलते हैं और ये हाईली इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मूवमेंट के लिए और इसी तरह सूडोपोडिया की फॉर्मेशन के लिए। और ये इसी तरह इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। सेल को शेप भी देता है और सेल को मेंटेन भी करता है। तो ये
और स्ट्रेंथ भी देता है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस साइक्लासिस के हुए। और पीछे रीज़न क्या है? साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये था हमारे पास साइटोप्लाज्म, जिसके हमने फंक्शंस भी पढ़े और इसको काफ़ी डिटेल से स्टडी किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इस लेक्चर की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।